Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about mitochondria and plastids for class biology first year. First, to discuss about learning objective. We want to understand the term mitochondria and chloroplast and also find out their structure and composition and role and function in cell of the following cell organelles. First, we discuss about the mitochondria. Mitochondria is a double membrane bonded structure. It means that it is only present in eukaryotic cell and it is about 2 to 5 micrometer in length. That means ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 2 to 5 माइक्रोमीटर है and it consists of 0.5 to 1 माइक्रोमीटर in diameter. और इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर. ये दो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही होंगी. ये आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गेट्स फोल्डेड स्ट्रक्चर मौजूद है. दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टे. And inner side mitochondrial matrix is present and it consists of following parts which we will discuss later on as next slide. Now the internal structure of mitochondria has following. Number first, porins. Outer surface पे porins मौजूद हैं which are permeable to the डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ये क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है. इधर से क्या होगा, डिफरेंट आपके जो आउटर साइड पे जो साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंस वगैरह मौजूद है, जो मॉलिक्यूल्स चाहिए वो परमिएबल होंगे आउटर सरफेस से और वो किधर मूव कर देंगे, इनर साइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया. जब ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया पे मूव करेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे जब ये मॉलिक्यूल्स मूव हो जाएंगे तो याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन जो है दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल. द इनर मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल. अब इनर मेम्ब्रेन जो है वो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करेगा किन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देना और किन मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देना. तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होगी. फिर जब इनमें से सिलेक्शन होने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव कर देंगे तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आ जाती है. अब दिस mitochondrial matrix contain all necessary molecules which are involved in cellular respiration. और इसके पास वो सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. एटीपी प्रोडक्शन जो हो रही होती है, एटीपी जो प्रोडक्शन जो हो रही होती है वो उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, जो स्ट्रक्चर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद है. इस वजह से ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है. और इसका जो इम्पोर्टेंट जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रेब्स साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करता है. अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है या जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है और इधर डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनेलिस भी इधर है. इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ये बाजार रखनी है. सर्कुलर डीएनए मौजूद है प्लस राइबोसोम्स. ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स मौजूद हैं. दे हैव देयर ओन जेनेटिक मेकअप एंड आल्सो राइबोसोम. इसके राइबोसोम भी मौजूद है. तो इसका मतलब ये कि अपनी प्रोटीन मेकअप भी कर सकता है और दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल. दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. राइबोसोम होने की वजह से और सर्कुलर डीएनए होने की वजह से ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. बिकॉज दे हैव देयर ओन जेनेटिक मेकअप एंड आल्सो दे आर इन्वॉल्व फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फॉर देयर ओन. दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. फिर इसके बाद आपने ये देखें, ये
दिखा रहे हैं कि जो है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीसोम है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और ये अपने लिए प्रोटीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो बैंड्स मौजूद हैं और ये इन बैंड्स को हमने क्या कहा था, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है इनको हमने क्या कहा था, क्रिस्टे। अब बेसिकली ये जो क्रिस्टे मौजूद है ये आपने याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है दे कंसिस्ट ऑफ, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये F1 F0 पार्टिकल्स है और ये पूरा ATP सिंथेटेस कहलाएगा। ATP सिंथेटेस इसके पास क्या, ये ATP सिंथेटेस पंप है जो ये पूरा ATP सिंथेटेस स्ट्रक्चर है जिसमें क्या करेगा, ये इन्वॉल्व है किसके लिए, ATP प्रोडक्शन के लिए। सो द इनर मेम्ब्रेन हैव द स्टॉक्ड पार्टिकल्स which consist of F1 F0 particles and ATP synthetase complex which are involved in the production of ATP। तो ये ATP की प्रोडक्शन के लिए क्या है, इसके पास ATP सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो कि क्या करेगा, ATP सिंथेटेस मौजूद है जो आपके जो है प्रोटॉन को पंप करके फॉस्फेट ग्रुप को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा ADP के साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, और ATP की प्रोडक्शन करेगा। और जहाँ पे भी इसका मतलब यह है कि जिधर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे लीवर्स में ज़ाहिर बात है हर वक्त लीवर को काम करना पड़ता है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है और लीवर कंसिस्ट ऑफ मैनी या थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स एज़ कम्पेयर टू द ईयर लोब। ईयर लोब में जो है सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसलिए ईयर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू लीवर। लीवर में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स मौजूद होंगे। तो ये तो किसके बारे में आपका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, सेल में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियन से मुराद सिंगल सेल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली है और ये आपकी ATP प्रोडक्शन में क्या है इन्वॉल्व हो रही है। आप देखेंगे कैसे ATP प्रोडक्शन करेगी। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर साइड पे जो फोर्स मौजूद हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, क्रिस्टे, और ये इनर साइड पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद है। ये आपके पास ATP सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेटेस मौजूद है जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होगा वो, और प्रोटॉन जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन की बेसिकली क्या एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा किधर, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करने में। और फॉस्फेट ग्रुप जो है एडिनोसिन जो है डाइफॉस्फेट के साथ अटैच होगा और ATP की, ये देखिए ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी। ATP बेसिकली क्या है, ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी और ये क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ATP सिंथेटेस। ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है जो कि आपके क्या इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है। इनर मेम्ब्रेन से क्या मौजूद है, वो जो स्टार्क लाइक पार्टिकल्स है, बेसिकली जो स्टार्क पार्टिकल्स जिधर मौजूद है जो इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बनाते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मौजूद है और ATP सिंथेटेस भी मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल भी बोलेंगे, F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ATP। इसमें क्या होगा, जो आपके ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे और वो विद द हेल्प ऑफ, जब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करेंगे, ADP जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसको साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की अटैच करके ATP की प्रोडक्शन करेंगे। और ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल
जो एनर्जी करेंसी है विच इज़ यूटिलाइज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो रही है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस्तेमाल होती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई दे आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहेंगे। और इस तरह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को यूटिलाइज करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है वो अटैच करता है विद एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ और एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो इस तरह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है सेल के अंदर। ये तो आपका प्रोसेस हो गया किसके बारे में, कि इन हाउ प्रोड्यूस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसका मैकेनिज़्म था एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अब हम आगे जो है नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करते हैं, वो कौन सी है, आपके पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या है, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज हैं। अब प्लास्टिड्स भी क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हैं, ये जिधर प्रेजेंट, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब ये आपने बात याद रखना है कि जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके पास ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होगी। इसके अलावा जो प्लास्टिड्स हैं, ये पिगमेंट, प्लास्टिड से मतलब पिगमेंट्स कंटेनिंग है, तो ये क्या है, ये एल्गी वगैरह में भी मौजूद होती हैं। फिर इसके अलावा जो आपके पास ये कैसे, आपके पास प्लास्टिड्स कैसे बनते हैं, इसमें जो सबसे पहली टाइप्स जो है वो है प्रोटोप्लास्टिड्स की। प्रोटोप्लास्टिड्स जो होते हैं वो इमैच्योर या डेवलपिंग आपके पास प्लास्टिड्स हैं। ये क्या होता है, जब इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये जो प्रोटोप्लास्टिड है, इमैच्योर या जो डेवलपिंग प्लास्टिड है, ये अगर इसको लाइट नहीं मिलेगी, इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर डेवलप्ड इनटू ल्यूकोप्लास्ट। तो हमने ये देखा अगर लाइट मौजूद है तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा या फिर क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। अगर लाइट मौजूद नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा। अब ल्यूकोप्लास्ट की एक और टाइप है जो इसको हम क्या बोलते हैं, ईटोप्लास्ट। ये जो ईटोप्लास्ट है, अगर इसको फिर दोबारा लाइट मिलती है तो दे आर डेवलप्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में। तो इससे हमें ये भी पता चला कि ल्यूकोप्लास्ट की तरह एक और टाइप है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है जिसे हम ईटोप्लास्ट बोलते हैं। और अगर इसको हम क्या दें, सनलाइट दें, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होगा, लाइट इसको मिलेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये फूड स्टोरेज के लिए जो है ये कलरलेस है और ये क्या होगा, फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये अदर देन ग्रीन पार्ट में मौजूद है और कलर, ये जो आपके पेटल्स के कलर आता है, फ्लावर का जो कलर आता है, फ्रूट का कलर आता है, उसमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपका रूट, स्टेम और सीड्स में मौजूद होगा। स्टोरेज के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा। ये डिपेंड करता है कौन से सब्सटेंस को स्टोर करे, उसके मुताबिक इसका नाम जो है हमने रखा हुआ है, इसको क्लासीफाई किया हुआ है। अगर ये अमाइलोप्लास्ट है, अगर हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टार्च को स्टोर करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा तो इसे हम अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। अगर ये हमारे पास लिपिड को स्टोर करेगा, अगर ये हमारे पास लिपिड को स्टोर करेगा तो इसे इलियोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर ये हमारे पास प्रोटीन स्टोर करेगा तो इसे प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे। तो हमने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ज़रूरी है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है। इसके अलावा ये रूट, स्टेम और सीड्स में प्रेजेंट होता है और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन उसकी डिपेंड की हुई है कि ये कौन सा सब्सटेंस स्टोर कर रहा है। अगर स्टार्च स्टोर कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट, अगर आपके पास लिपिड स्टोर कर रहा है तो इलोप्लास्ट, और अगर आपके पास प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट। अब हम इसको देखेंगे। अब हमने जो फर्दर डिस्कस करना है वो किसके बारे में डिस्कस करना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है। इसके अंदर आपके पास ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टैक्ड हुई हुई है,
ये जो एक सिंगल डिस्क है इसे थैलाकाइड कहेंगे। जब ये स्टैक यूनिट में जब ये सारे स्टैक हो जाएंगी वन अबव द अदर और एक पूरा एक यूनिट बन जाएगा, तो इस पूरे एक यूनिट को हम ग्रेनम बोलेंगे। इस एक पूरे यूनिट को क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। और ये जो ग्रेनम है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो ये इंटरकनेक्शन हो रही है इसे क्या बोलते हैं? इंटरग्रेना, या इसे लैमिला बोलेंगे। लैमिला इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का पिगमेंट मौजूद नहीं होता, इस वजह से ये जो है ना कलरलेस होता है, तो ये लैमिला भी कहलाता है और इंटरग्रेना भी कहलाएगा। और आपके पास जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो सिंगल डिस्क है उसे थैलाकाइड, और ये थैलाकाइड्स क्या है? आपस में स्टैक होके एक यूनिट बनाती हैं जिसे हम ग्रेनम बोलते हैं। अब फर्दर हम इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। आपके पास एक ग्रेनम, ये अगर एक ग्रेनम है, एक ग्रेनम के अंदर जो है 25 to 50 थैलाकाइड्स स्टैक हुए होते हैं। एक ग्रेनम के अंदर 25 to 50 थैलाकाइड्स, ये एक थैलाकाइड डिस्क है, तो इस तरह की कितनी 25 से लेके 50 तक थैलाकाइड डिस्क स्टैक हुई होंगी एक ग्रेनम के अंदर। और एक पूरे क्लोरोप्लास्ट में, एक पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है 40 to 60 ग्रेना मौजूद होते हैं। सिंगुलर ग्रेनम बोलते हैं और प्लूरल में हम इसे ग्रेना कहेंगे। तो आपके पास पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हैं वो 40 to 60 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। और आपने ये बात याद रखनी कि ये जो थैलाकाइड है, थैलाकाइड कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फोटो सिस्टम एंड विच, जब ये क्या है थैलाकाइड के अंदर के जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो फोटो सिस्टम बनाती हैं। और जब ये फोटो सिस्टम बनाएंगी तो देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो आपका लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, जो लाइट रिएक्शन है, वो जो है वो आपका थैलाकाइड में हो रहा होता है। और जो आपकी ये जो इनर स्पेस है, इनर स्पेस में स्टोमा मौजूद है, और ये जो स्टोमा मौजूद है, इस स्टोमा के अंदर आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड पार्ट है जिसे आप डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो आपका स्टोमा में हो रहा होता है। और वह जो डार्क रिएक्शन है दे आर बेसिकली फॉर दी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे वो स्टोमा के अंदर बनेंगे। और जो आपके लाइट रिएक्शन हो रहा है, जो इसके अंदर आपको एटीपी और जो एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर द डार्क रिएक्शन, वो वाला प्रोसेस किधर हो रहा है? आपका ये थैलाकाइड डिस्क के अंदर क्यों, और या ग्रेनम के अंदर क्यों? क्योंकि इसने में क्या मौजूद होती हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर टेक्स प्लेस पार्ट इन द लाइट रिएक्शन। और इसकी वजह से ये क्या लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है का पहला पार्ट जो है जो लाइट रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो और जो फोटोसिंथेसिस को हमने जो डिस्कस करना है वो हम करेंगे बायो चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स में, और फिर हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 से क्या मुराद है और कैसे जो है ये प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा है, और डार्क रिएक्शन में कैसे जो है स्टोमा के अंदर कैसे जो है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो रही है। तो ये तो आपके पास था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और इसका फंक्शन क्या है कि ये दे आर इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स में है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि किधर हो रहा है, थैलाकाइड में है या ग्रेनम जो ये स्टार्क यूनिट है इधर हो रहा है। और जो आपका जो डार्क रिएक्शन है वो किधर टेक्स प्लेस कर रहा है? स्टोमा में। जो आपका इसका जो मैट्रिक्स का मटेरियल जो एक्वस मटेरियल है उधर रहता है, उधर क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन हो रहा है और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो रही है। तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे जो है इसकी अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। थैंक यू।